हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेदर फॉलिंग एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 बायो का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 3 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा और भी बहुत कुछ हमने पढ़ा था। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले वाले वीडियो का लिंक भेज दूँगी, तो वहाँ से आप लिंक लेकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में यहाँ से पढ़ते हैं सेल वॉल क्या होती है। ठीक है, तो देखिए जो प्लांट सेल होती है ना उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एंड हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। मतलब मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और मोटी सी लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, और ये प्लांट सेल में ही होती है सिर्फ। ठीक है, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। सपोज ये एक सेल है ना, और सेल का ये साइड वाला जो क्या हो गया, ये जो पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर भी एक लेयर है। इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। अब प्लांट सेल जो है ना, सेल वॉल जो है वो मेनली किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। यहाँ देखिए आपके बुक में भी लिखी है ना, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आप पूछेंगे सेल्यूलोज क्या होता है? तो सेल्यूलोज एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना है, और ग्लूकोज का क्या काम होता है? वो प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब मजबूती देता है प्लांट को। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सेल वॉल किस चीज़ का बना है? तो आंसर होगा सेल वॉल सेल्यूलोज का बना है। कि जैसा कि हमने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी है, तो वैसे यहाँ पर सेल वॉल किस चीज़ का बना है? सेल्यूलोज का बना है। ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of a content of the cell away from the cell wall. अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जब प्लांट सेल वाटर लूज करती है ना, तो क्या होगा कि सेल सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। सपोज मान लीजिए कि एक बलून में आपने पानी भरा, तो बलून क्या होगा? वो फुल जाएगा। लेकिन जब पानी उसके अंदर का आप निकाल दोगे तो बलून क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। तो उसी तरीके से जब प्लांट सेल में पानी भरा होता है तो वो क्या होगा? स्वेल होता हुआ दिखाई देगा, है ना, फूला हुआ दिखाई देगा ना। लेकिन जब आप पानी सेल से बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। श्रिंकेज या कंट्रैक्शन एक ही बात है, दोनों का मतलब क्या होता है? सिकुड़ जाना। तो जो ये फिनोमिना है ना, प्लांट के सेल से पानी निकलकर सिकुड़ गया और प्लांट की जो सेल वॉल जो है ना वो उससे दूर चली गई, तो इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। मतलब सेल का पानी सिकुड़ गया, पानी निकल कर सिकुड़ गया और सेल वॉल जो है ना उससे वो दूर चली गई, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब आइए हम इसी चीज़ को हम एक्टिविटी 5.6 में देखते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी में हमने रियो लीफ का पील लिया। जैसे हमने पहले वाले एक्टिविटी में प्याज का पील लिया था, यानी प्याज का छिलका लिया था, तो वैसे ही यहाँ हमने रियो लीफ का पील लिया और उसे वाटर के स्लाइड में डाल दिया। और जब हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या होगा ना, ग्रीन कलर की सब्सटेंस दिखाई देगी जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और फिर क्या करना है ना कि आपको उसमें स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट का उसके ऊपर डालना है। मतलब शुगर या सॉल्ट का ना आपको सॉल्यूशन डालना है, स्ट्रॉन्ग वो भी। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का मतलब कि उसमें पानी की मात्रा कम होगी और शुगर या सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी।
तो उसको लीफ के ऊपर डालना, और उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद माइक्रोस्कोप से जब देखोगे तो व्हाट डू वी सी, कि हमने देखा कि ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होगी, और यहाँ पे कह रहा है कि बाहर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है शुगर या सॉल्ट का, दैट मीन्स कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, वाटर का कंसंट्रेशन लो है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू बाहर, तो इस कारण से सेल का पानी क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, बिकॉज सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है वाटर का, इसलिए। और सेल क्या होगा इस केस में, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस केस में हमने ऑस्मोसिस तो देखा ही, पर उसके साथ साथ हमने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व किया। हमने देखा कि सेल वॉल जो है ना वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसके अंदर की मटेरियल तो सूख गई क्योंकि पानी सारा बाहर निकल गया, लेकिन सेल वॉल वो अपने जगह पे ही रहेगा जैसा पहले था, हमें उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए कि इस टाइप का एक सेल है, ठीक है, और उसके अंदर पानी काफ़ी भरी हुई है, तो क्या होगा कि सेल अपना पानी बाहर की तरफ निकालेगा सारा, ठीक है, और सेल क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो सिकुड़ गया, ठीक है, सिकुड़ के कुछ इस टाइप का दिखने लगा। लेकिन आप ऑब्ज़र्व करोगे कि सेल वॉल जो ये बाहर की जो सेल वॉल है वो एज इट इज़ ही रहेगी, दैट मीन्स कि अंदर का जो मटेरियल है ना वो श्रिंक कर जाएगा और ये सेल वॉल से दूर चली जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ओके। अब आइए हम दूसरे केस में देखते हैं कि क्या करना है इसमें। जैसे हमने पहले लिया था ना लीफ के पील को बॉइलिंग, इसमें क्या करना है कि बस लीफ के पील को ना बॉइलिंग वाटर में कुछ देर तक आपको डाल के छोड़ देना है, और फिर हम पहले की तरह ही इसके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन शुगर या सॉल्ट का डालना है, ठीक है। तो व्हाट विल यू फाइंड, थोड़ी देर बाद जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो क्या आपने देखा, क्या आपने ऑब्ज़र्व किया कि प्लाज्मोलाइसिस होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ तो सेल डेड हो गई, क्योंकि आपने सेल को क्या किया, बॉइलिंग वाटर में डाला। तो जैसे आपने बॉइलिंग वाटर में डाला तो सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। इसका मतलब अब देखिए यहाँ कितनी इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि ऑस्मोसिस किस में होगा, सिर्फ लिविंग सेल में, और तभी प्लाज्मोलाइसिस भी होगा। और जब डेड हो जाएगा ना सेल, तो ना ही ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा और ना ही प्लाज्मोलाइसिस होएगी। अब देखिए यहाँ हमने फर्स्ट केस में क्या देखा था, हमने लिया था लीफ का पील और उसको हमने उसमें उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन डाला था शुगर या सॉल्ट का, और फिर हमने थोड़ी देर बाद माइक्रोस्कोप से देखा था तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि सेल श्रिंक कर गई, सूख गई। क्यों? क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन हाई था सेल के अंदर और कंपेयर टू बाहर, तो इसलिए इस केस में क्या हुआ कि श्रिंक कर गई सेल, और फिर वो अपने सेल वॉल से दूर चली गई। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस का भी प्रोसेस देखा। बट दूसरे केस में हमने क्या देखा कि सेल को हमने बॉइलिंग वाटर में डाला था, तो इस केस में क्या हुआ कि सेल डेड हो गई। तो यहाँ न तो ऑस्मोसिस हमने देखा और न ही यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस होता हुआ हमें दिखाई दिया। दैट मीन्स कि ऑस्मोसिस किस में होगा, सिर्फ लिविंग सेल में ही होगी, अंडरस्टूड, और तभी प्लाज्मोलाइसिस भी होगी। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ना बहुत सारे सेल मरते हैं, बनते हैं, और जो डेड सेल होते हैं ना उसमें पानी का कोई असर नहीं पड़ता है, वो ना ही मोटे होते हैं ना ही वो श्रिंक होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सेल वॉल का बेनिफिट क्या होता है, हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्लांट के अंदर बहुत सारा पानी होता है
जो सेल वॉल ही होता है जो कि उसको फटने से रोकती है। अब देखिए प्लांट के बाहर तो बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, मतलब कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो इस कारण से प्लांट सेल के अंदर क्या होगा कि पानी भरा जाएगा, बाहर से पानी आता जाएगा। लेकिन सेल वॉल जो है ना वो क्या करती है, प्लांट को फटने से, बर्स्ट होने से बचाती है। इन सच मीडिया द सेल टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, मतलब सेल में ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर आता जाता रहता है। इस कारण से क्या होता है, सेल स्वेल हो जाती है, फूल जाती है ना, और क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाती है सेल वॉल पर। अब देखिए मान लीजिए कि यह एक सेल है, ठीक है, सेल वॉल है ये, तो बाहर से पानी सेल के अंदर आएगा ना, आ रहा है, तो क्या होगा कि सेल फूलेगी और सेल वॉल पर क्या होगा कि प्रेशर क्रिएट करेगी, और जो सेल है ना वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है। मतलब फिर जो अगर सेल वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना, तो अंदर से जो सेल है वो भी फिर बाहर की तरफ सेल वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। दैट मीन्स कि दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दोनों तरफ से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। मतलब टू एवरी एक्शन विल इक्वल विथ ऑपोजिट रिएक्शन। आप लोगों ने फिजिक्स में भी ये पढ़ा होगा। मतलब मान लो कि कोई बॉल को ना अगर आप वॉल की तरफ मारोगे तो उसी स्पीड से वो बॉल भी ना आपकी तरफ आएगा, उसी स्पीड से आता है। दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, इक्वल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द swollen सेल। मतलब कि इस पूरे पैरा में ना हमने ये देखा कि मतलब सेल वॉल जो है ना वो प्लांट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। एनिमल सेल जो है ना प्रेशर को झेल नहीं पाती, क्योंकि सेल वॉल एनिमल में नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में ना सेल वॉल होने के कारण वो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आराम से झेल लेती है। अब देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमल सेल डज नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है, प्लांट में ना सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। चलिए अब हम देखते हैं न्यूक्लियस। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने अनियन पील लिया था। पील मतलब छिलका, और उस पर हमने क्या किया था, आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि उसके ऊपर अलग अलग कलर की स्पॉट पड़ने लगी थी, अलग अलग कलर की स्टेन्स पड़ने लगी थी, और हमने क्या देखा था कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस होती है। तो ये हमने पहले देखा था। अब हम यहाँ से देखते हैं जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है ना उसके हिसाब से कलर अलग अलग हो जाता है। सम रीजन अपीयर डार्कर देन अदर रीजन। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है ना कि मान लीजिए कि ये एक सेल है और हम लोग उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, सैफरन सॉल्यूशन डालते हैं या फिर मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन डालते हैं, तो उस पर अलग अलग तरीके के स्टेन्स पड़ने लगते हैं। स्टेन्स मतलब धब्बा, मतलब अलग अलग तरीके का धब्बा या दाग पड़ने लगता है, क्योंकि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो होता है ना वो अलग अलग होता है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब आइए हम एक्टिविटी 5.7 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आइसक्रीम स्टिक्स के धीरे से चिक के इनसाइड का सरफेस लेना है, मतलब खरोचना है, और फिर क्या करना है, और नीडल के हेल्प से ना इसे ग्लास स्लाइड पर स्प्रेड कर देना, और उसके ऊपर हमें मिथाइल सॉल्यूशन डालना है। और फिर आप जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो हमें क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पर डार्क कलर का एक स्पॉट सेंटर पे दिखाई देगा। दैट मीन्स कि ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, और जो सेल की शेप है ना वो ओवल या स्फेरिकल है। Where there is similar structure in onion peels. Yes, हमने अनियन पील में भी ना सेम स्ट्रक्चर देखा था।
और इसी टाइप का हमने चिक सेल में भी देखा, और उसमें भी, उस सेल में भी हमने सेंटर में डार्क कलर का स्पॉट देखा था जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब पहले तो हमने प्लांट सेल में देखा था, लेकिन हमने इस एक्टिविटी के थ्रू एनिमल सेल या ह्यूमन सेल में भी हर एक हमने क्या देखा, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, डार्क कलर का स्पॉट जो है वो न्यूक्लियस दिखाई दिया। और न्यूक्लियस जो है ना वो सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर के पास डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक सेल है, ठीक है। सेल के बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साइड में भी ना एक लेयर होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ना पोर्स होती है। पोर्स का मतलब होल या फिर छेद, ठीक है, जिससे मटेरियल अंदर बाहर जा सकता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन has pores which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm. अब देखिए क्या कह रहा है कि एक सेल है और इसके बीच में न्यूक्लियस है। सेल के बाहर वाली जो लेयर है उसको सेल वॉल बोलेंगे, और उसके बाद एक मोटी लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके पहले भी हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और उसके बाद न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म, जिसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स होती है। ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसके बाद वाले चैप्टर में। और जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के बाहर एक मोटी लेयर होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स होता है, छेद होता है, जिससे बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में सब्सटेंस आना जाना कर पाता है, और साइटोप्लाज्म से अंदर की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ सब्सटेंस पहुंचा देता है पोर्स के थ्रू। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एक फादर के अंदर से बेटे और बेटियों में ट्रांसफ़र होती है। अगर फादर लंबे हैं तो बेटे या बेटियां भी लंबे होते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर ये सारा इंफॉर्मेशन होता है कि हाँ अच्छा ये फादर इसके लंबे हैं ना, तो इनके बच्चे भी लंबे होंगे। आइए हम देखते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम्हें रॉड टाइप का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन ये तभी दिखाई देगा जब सेल डिवाइड होगा, और जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है तब ये क्रोमोसोम थ्रेड के जैसा दिखाई देता है, जिसे हम क्रोमेटिव मटेरियल कहते हैं। और जब सेल ये डिवाइड हो जाएगा तो उसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चंस आता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है, मैं एक बार फिर से दोबारा से आपको बता रही हूँ। जब सेल डिवाइड होता है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस धागे जैसे थ्रेड जो है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर है, उस चीज़ को हम क्रोमोसोम बोलेंगे। और जब अगर सेल डिवाइड नहीं होता है तो इस धागे जैसा ये थ्रेड को हम क्रोमैटिक मटेरियल कहते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब देखो क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम को जब आप जूम करके माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्रोमोसोम के अंदर डीएनए दिखाई देगा। और डीएनए क्या काम होता है, डीएनए के पास ही वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। और यही डीएनए डिवाइड होकर
सारा क्वालिटी उनके बेटे और बेटियों में ट्रांसफ़र कर देती है। अब जो हमारे अंदर जो क्वालिटी है ना फादर की, तो वो किस चीज़ से आया? वो हमारा डीएनए, मतलब वो डीएनए से ही आती है। इसी डीएनए के कारण हमारे अंदर फादर की क्वालिटी आती है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये रॉड टाइप का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है। मतलब क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। अब देखो डीएनए जो है ना वो वही डिसाइड करता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन सा क्वालिटी उसके फादर की उनके बच्चों में जाएगी। मतलब डीएनए के पास ही इंफॉर्मेशन होती है कंस्ट्रक्ट करने का नेक्स्ट जनरेशन को। अब देखो डीएनए में एक जीन्स होती है जो कि सेल को ट्रांसफ़र करके नए सेल में लाती है, और यही जीन्स जो है ना वो बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हम कह सकते हैं, क्योंकि इसी जीन्स के कारण ही सारा कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है नए सेल में। अब देखिए यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल लिखी है ना, हमने पहले भी आपको बता दिया है इसके बारे में। अब हम यहाँ देखते हैं, द न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। अब सेल्यूलर रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जब सेल डिवाइड होकर नए सेल में डिवाइड हो जाता है ना, तो उसे हम सेल्यूलर रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेल को डिवाइड होने में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियस को ही हम सेंट्रल रोल प्ले क्यों कहते हैं, है ना? तो आप इसको कह सकते हैं, जैसे अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो भी केमिकल एक्टिविटी हो रही है, जैसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ये सारे केमिकल एक्टिविटी एक सिंगल सेल डिवाइड होकर नए सेल में ट्रांसफ़र कर देता है। और इसी वजह से न्यूक्लियस जो है सेंट्रल रोल प्ले करता है सेल को डिवाइड होने के कारण। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. अब देखिए बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो एक मोटी लेयर है वो इसमें बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती है। चूँकि न्यूक्लियस की बाउंड्री नहीं है ना इसमें, इस कारण से उनकी अंदर की सारी चीज़ें फैल जाती है। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid is called a nucleoid. और ऐसा अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जिसमें न्यूक्लिक एसिड भरी होती है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके बुक में दी हुई है 5.4 वाली पिक्चर है ना, उसमें देखिए, ये देखिए न्यूक्लियस है, पर इसे हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड भरी हुई है, तो ऐसे में इसे हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे। ऐसा केवल बैक्टीरिया में होता है। अब देखिए ऐसा जीव जंतु जिसमें न्यूक्लियर के बाहर न्यूक्लियर की बाउंड्री नहीं होती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो उसे हम प्रोकार्योट्स कहते हैं। और अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसे हम यूकार्योट्स बोलते हैं। आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, प्रोकार्योट्स वो होता है जिस सेल के न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ऐसे जीव जंतु को हम प्रोकार्योट्स बोलते हैं। और ऐसा जीव जंतु जिसके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो उस तरह के जीव जंतु को हम यूकार्योट्स कहते हैं। Prokaryotic cell also lack most of the other cytoplasmic organelles. अब देखिए कह रहा है कि प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ये सेल है ना, अब मान लीजिए कि एक सेल है, ठीक है,
और सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब इसकी बाउंड्री नहीं है। तो क्या होगा कि अंदर बाहर जो भी सब्सटेंस आ जा रही है ना, वो सारी कुछ बहुत हॉचपॉच सी दिखाई देगी। मतलब क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं है, इस कारण। Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm. मतलब यूकारियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो इनमें सारे ऑर्गेनेल्स अच्छे से काम कर पाती है। क्यों? क्योंकि इनमें न्यूक्लियस के बाहर एक मोटी लेयर है, और इस मोटी लेयर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उनमें पोर्स भी होता है, जिसके कारण से सब्सटेंस अच्छे से अंदर बाहर कर पाती है। इस वजह से सारे ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में अपना अपना काम सिस्टमैटिक ढंग से कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि यूकारियोट्स में क्लोरोफिल मौजूद होता है और प्लास्टिड्स भी मौजूद होती है। अब प्लास्टिड्स क्या होता है? तो प्लास्टिड्स के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, फिर बाद में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए पेड़ सारे ग्रीन होते हैं, तो ये किस कारण होता है? प्लास्टिड्स के कारण ही तो होते हैं। अब प्लांट सेल के अंदर कलर बैग होता है, जो अलग अलग भागों में रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो प्लांट सेल में ना ऑर्गेनेल्स होता है जो कलर बैग की तरह काम करते हैं, तो इन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं। प्लास्टिड जो है ना, वो कलरफुल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब यही प्लास्टिड्स जो है वो यूकारियोट्स में देखने को मिलती है, लेकिन प्रोकारियोट्स में प्लास्टिड्स नहीं होता है, न ही क्लोरोफिल होता है और न ही प्लास्टिड्स होती है। तो आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।